आज हमने टॉपिक लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर नंबर 13 है ये, क्लास 7 सिविक्स आईसीएससी बोर्ड हिस्ट्री या सिविक्स का ही चैप्टर है ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, जिसको हम डीपीएसपी ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये इसका सोर्स है, ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 45 से हमने कॉपी किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो डीपीएसपी से हमें गाइडलाइन देती है और ये कहाँ लिखी है, तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो स्टेट है यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट ने कैसा काम करना चाहिए और जो सोसाइटी है यानी लोग है सिटीजन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए गाइडलाइन देता है। इसका मेजर फोकस है कि सोशल जस्टिस देना लोगों को, इकोनॉमिक जस्टिस देना एंड सोशियो एंड इकोनॉमी वेलफेयर करना लोगों का। तो इसका पर्पस क्या है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, वेलफेयर गवर्नमेंट या वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए और उसने इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले। तो ये जो गाइडलाइंस है हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता है या गवर्नमेंट को गाइड गाइड करता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सोसाइटी में कैसे लाए एंड लोग उससे कैसे खुश हो जाए और उनका वेलफेयर कैसे करें। तो ये जो सारे गाइडलाइंस है आर्टिकल 36 से 50 आर्टिकल 51 में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जैसे फंडामेंटल राइट क्या होता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है अगर वो एनफोर्स नहीं हुआ या इन्फ्रिंज हो गया, हम कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करा सकते हैं। तो यानी कि वो जस्टिसिएबल है। बट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसिएबल है। यानी कि ये कोर्ट में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, तो ये आप कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। इसको और अभी क्या है अलग-अलग स्कॉलर ने उसको अलग-अलग इसमें प्रिंसिपल्स को अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया है। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ऐसे क्लासिफाई किया। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ऐसा कुछ हमें क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गांधी गांधी जी के जो कुछ थॉट प्रोसेस थे या सोशलिस्ट अगर कंट्री की बात करें तो उसके कुछ थॉट प्रोसेस रहेंगे या लिबरल या अभी करंटली जो भी मॉडर्न जो हमारा इंडिया है, तो इसमें उसके चेंजिंग नीड के अनुसार क्या होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आने चाहिए, तो ये सारे एग्जैक्टली उसमें क्या है कि उसमें ये सारे थॉट प्रोसेस है या गाइडलाइन दी गई है कि इंडिया कैसे होना चाहिए इन कमिंग डेज। तो जो भी जो फ्रेमर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या जो भी अर्लियर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, तो उनका एक एक थॉट प्रोसेस था कि इंडिया कैसे होना चाहिए इन कमिंग 100 ईयर्स या कमिंग 1000 ईयर्स। तो इससे फायदा क्या होता है ये डीपीएसपी से? तो ये हमें गाइडलाइन देता है या गवर्नमेंट जो भी करंट वर्किंग गवर्नमेंट है तो उसको एक आइडिया देता है कि कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर माइंड में रखे अगर सोसाइटी जो है तो उसका वेलफेयर के लिए कैसे कोशिश की जा सकती है, उनके वेलबींग के लिए कैसे कोशिश की जा सकती है और जो हर एक बंदा है तो वो कैसे डिग्निटी से अपना जिंदगी जी सकता है सोसाइटी में, बिकॉज उसको डिग्निटी कैसे उसको आसानी से मिले सोसाइटी या सोसाइटी उसको कैसे रिस्पेक्टफुली नजरों से देखे, तो दैट इज बीइंग गिवन बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डीपीएसपीज़ है, तो इनका जो स्कोप है वो लिमिटलेस है, यानी उसका कुछ ऐसा लिमिट नहीं है कि कहाँ तक वो रहना चाहिए या कहाँ तक नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि वो बहुत सारे कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे कोर्ट डिसीजन ने क्या किया है, इसका जो स्कोप है इसको एज़ पर द करंट नीड उसको एक्सपैंड करने की कोशिश किया है। तो ये प्रोटेक्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द सिटीज़न एंड वर्क्स एट द मैक्रो लेवल। यानी कि सोसाइटी में एक बंदा कैसे आसानी से और अच्छे से ज़िंदगी जी सकता है, तो उसके लिए ये डीपीएसपी मदद करती है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट गिव्स आइडिया। तो एक आइडियल भी देते हैं जो लॉ मेकर्स है या गवर्नमेंट है, उसको कभी भी कोई भी अगर उनको लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई पॉलिसीज़ बनाना है, तो डीपीएसपी को पहले कंसिडर किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव एक्शन देता है टू बी टेकन बाय द स्टेट, हम इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है तो ये डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट क्या है, तो ऑलमोस्ट ये इक्वली है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं या डीपीएसपी बड़े हैं, तो दोनों ही अपने अपनी जगह पे दे आर एट ऑलमोस्ट एट इक्वल इक्वल लेवल। तो तो ऐसे एग्जैक्टली बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट से ये भी डिक्लेयर हुआ है कि डीपीएसपी जो है तो वो सबॉर्डिनेट नहीं है फंडामेंटल राइट को, या अदरवाइज तो दीज आर नॉट इंफीरियर टू फंडामेंटल राइट, क्योंकि क्या है डीपीएसपी क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाके ये डीपीएसपी है ये इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो अगर स्टेट के पास बहुत रिसोर्सेस आ गए या इनफ रिसोर्सेस आ गए, तो ये क्या है उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो आसानी से इनके प्रोविजन इम्प्लीमेंट कर सकती है।
लेकिन और स्टेट को क्या बहुत टाइम रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो टाइम एंड रिसोर्सेज जब स्टेट के पास सफिशिएंटली हो जाएगा, तो इट इज़ स्टेट ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस गिवन इन द स्टेट पॉलिसी। तो जैसे फॉर एग्जांपल डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी के गाइडलाइन के अनुसार इलेक्शन कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन है, तो वो एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे आर्टिकल 38 में दिया है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर्टिकल 39 के अंडर डेवलप किया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है आर्टिकल 42 जो है डीपीएसपी का, तो उसके अंडर डेवलप किया है। 73rd एंड 74 जो अमेंडमेंट है, ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, तो ये भी डीपीएसपी से ही आया है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2002 में 2002 में हुआ था, जो आर्टिकल जब हमने आर्टिकल 21 ए एजुकेशन फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था एज पर द आर्टिकल 45 ऑफ द डीपीएसपी। वैसे एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने डेवलप किया था, वो दैट इज विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 48 ए ऑफ द डीपीएसपी। and criminal and procedure law 1973 by separating judiciary from executive of public services under article 50। तो article 50 में क्या दिया है, जो भी judiciary है that has to be separated from the executive, those who are implementing the laws। तो ये जो डीपीएसपी है, तो ये हमारे पार्ट 4 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 36 टू 51 टॉक्स अबाउट द डीपीएसपी एंड इट इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 आर्टिकल 45 जो हमने देखा है। एंड ये एक्चुअली स्पेनिश, सबसे पहले स्पेनिश लोगों ने ये डीपीएसपी के बारे में, यानी कि स्टेट वेलफेयर के बारे में, सोसाइटी वेलफेयर के बारे में स्पेनिश लोगों ने सबसे पहले सोचा था। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो स्कॉलर्स है उन्होंने अलग-अलग आर्टिकल को अलग-अलग प्रिंसिपल में डिवाइड किया। तो पहले सबसे पहले हम गांधीयन प्रिंसिपल देखेंगे। आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल समझे जाते हैं। एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए, 47, आर्टिकल 47 का अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल माना जाता है। तो लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50। 50 हमने क्या देखा अभी, जुडिशरी हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एंड आर्टिकल 51, तो यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के डिस्कस करता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इट इट हैज टू कंसीडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, तो आर्टिकल 38 कहता है द स्टेट शैल इंश्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन एनी सोसाइटी बाय सोर्स ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या देखना चाहिए, सोशल वेलफेयर देखना चाहिए लोगों का, यानी उनको वो रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक वेलफेयर यानी उनके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि हर कोई बंदा है तो उसको क्या है, राइट है वोटिंग का। फिर जो भी 18 इयर्स के ऊपर जो भी बंदा है या बंदी है, तो उसको वोटिंग करने का राइट है, तो वो उसको पॉलिटिकल जस्टिस कहेंगे। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज यानी कि क्या, कि अगर जो भी लोग है, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उनको एजुकेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या गवर्नमेंट में उनके लिए सीट रिजर्व करना, या जो वुमेन है वुमेन के लिए अलग सीट रिजर्व करना। तो ये क्या है, तो दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। और अगर मान लीजिए कोई बंदा बहुत गरीब है, या उनका इनकम सोर्स कम है, उसका स्टेटस कम है, या उसके पास फैसिलिटी अगर कम है, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कैसे मिल सकते हैं वो मार्जिनलाइज सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी डेवलप हो जाए। तो आर्टिकल 39 जो है, तो ये एग्जैक्टली कोशिश करता है कि हर बंदे के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो जिसके वो आसानी से जिंदगी जी सके। और जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, यानी कि किसी के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है या रिसोर्सेस है, तो उससे वो लेकर कॉमन लोगों के लिए भलाई के लिए कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज बीइंग थॉट इन द आर्टिकल 39। उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यानी वेल्थ कह सकते हैं, रिसोर्सेस है, तो उसको भी अगर जरूरत पड़ा तो गवर्नमेंट क्या करता है, कर सकता है, तो विदाउट कॉम्पेंसेशन क्या कर सकता है, अपने हाथ में जो भी रिच पर्सन है उससे पैसा ले सकता है अगर जरूरत पड़े तो। अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इक्वल है, तो वो जरूरत है तो वो कर सकता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कभी क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे मेन एंड वुमेन को क्या होता है, सेम काम के लिए अलग अलग पेमेंट दिया जाता है, तो उनके लिए इक्वल पे होना चाहिए। ये कहाँ दिया है, तो आर्टिकल 39 डायरेक्ट डीपीएसपी में दिया है। एंड इवन जो वर्कर है, तो वर्कर के वर्किंग कंडीशन में उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ क्या होना होनी चाहिए, तो प्रोटेक्ट होनी चाहिए।
और जो चाइल्डहुड है, यानी कि जो बच्चे हैं, तो बच्चों को काम को नहीं लगाना चाहिए, उनको एजुकेशन देना चाहिए। यूथ जो है, उसको कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, उनको दे शुड एन्जॉय देयर यूथ एंड चाइल्डहुड। तो उसके लिए भी कौन डिस्कस करता है? तो आर्टिकल 39 हैज़ गिवन द गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट। आर्टिकल 39 क्या है? तो आर्टिकल 39 क्या है? तो फ्री इक्वल जस्टिस के बारे में बात करता है, यानी कि गरीब को भी वही जस्टिस मिलना चाहिए जो एक रिच पर्सन को मिले। तो एज़ पर दिस विथ रेफरेंस क्या हो गया? फ्री लीगल एड उन देने की बात मीन्स इट कम्स आउट ऑफ इट। तो जो फ्री लीगल एड है, तो उसके रेफरेंस से नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, तो ये एस्टेब्लिश किया। फिर नालसा के बेसिस पे सालसा यानी कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एंड ये दोनों एजेंसी क्या करती है? जो भी पुअर लोग हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस एड प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 40 क्या चर्चा करता है कि जो भी विलेज पंचायत है, उनको उनके पास बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? दे कैन इजीली वर्क एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये हमने देखा आर्टिकल जो 73rd एंड 74 जो अमेंडमेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ क्या आ गए? लोकल जो गवर्नमेंट है, उनको लोकल जो बॉडीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया 1991 में। आर्टिकल 41 की बात करें तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि कोई बंदा अगर मान लीजिए जॉबलेस है फॉर सम रीजन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, तो उसके लिए पैसे का इंतजाम करना, उसको फाइनेंशियल एड देना। तो ये दिस इज बीइंग गिवन इन आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 में लिखा है जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जो भी वर्कर कंपनी में काम करते हैं, तो उनका जो भी वर्किंग कंडीशन है, वो कैसे होने चाहिए? जस्ट होनी चाहिए, फेयर होने चाहिए, ह्यूमन होनी चाहिए। यानी कि उनको महीने में हफ्ते में एक बार छुट्टी होनी चाहिए, उनका सैलरी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो भी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। और खास करके जो फीमेल है, तो फीमेल के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है और उनको ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी प्रोविजन करना चाहिए। आर्टिकल 43 इज टॉकिंग अबाउट लिविंग वेज। जो भी सैलरी मिलती है वर्कर को, तो वो कैसे होनी चाहिए? हर एक वर्कर को क्या मिलनी चाहिए? मिनिमम ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए कि जिससे वो आसानी से अपना जिंदगी जी सकता है। एंड दे शुड सिर्फ जीना नहीं चाहिए, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल दे शुड अडॉप्ट। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसका प्रमोशन होना चाहिए, यानी कि जो रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया को भी क्या इनकम सोर्स हो जाएगा। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज है, तो हर एक बंदा जो है सोसाइटी का, उसको सोशल अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। तो आर्टिकल 43 ए टॉक्स अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। तो ये जो अमेंडमेंट है, वो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये एक्ट इसका बना था 1976 में। एंड इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 43 बी, तो ये डिस्कस करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 97th अमेंडमेंट है, इन 2011 में इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यानी कि हर एक बंदा जो इंडिया में है, तो दे शुड हैव ओनली वन वन रूल फॉर देम, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। आर्टिकल 45 की बात करें, तो ये इट एम्फसाइज कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए टिल द एज ऑफ 14 इयर्स। एंड राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट राइट ऑफ अ चिल्ड्रन और टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया 2009 में। यानी कि जो भी बच्चे हैं 6 टू 14 इयर्स के, तो उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो गवर्नमेंट की है। देखिए, हमने ऑलमोस्ट 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद भी हमें ये जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को देने के लिए कितना साल लगे? तो लगभग 75 इयर्स लगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास तब इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे कि जिसके जिसकी वजह से वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट टिल द एज ऑफ 6 टू 14 दे सके। तो अभी अभी रिसेंटली यानी 2009 में ये एक्ट पास हुआ है, और उसके बाद ही राइट टू एजुकेशन ये लोगों को अधिकार मिला है। तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन जो है, तो जो बच्चे 6 टू 14 इयर्स है, तो उनका क्या होना चाहिए? तो उनका चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनके एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करना चाहिए। इसके लिए 86th अमेंडमेंट 2002 में हो गया, और आर्टिकल 21 ए इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अनुसार क्या होता है कि ये जो सारे बच्चे हैं, तो इनको क्या मिलेगा? तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट अगर उन बच्चों को स्कूल में नहीं डालते हैं, तो दे आर पनिशेबल एंड गवर्नमेंट कैन पनिश देम। Article 21 एक talks about the it guarantees the right to the free and compulsory education to all children, मेल हो फीमेल हो, तो ऑल चिल्ड्रन जिनका एज 6 टू 14 ईयर्स है, तो उनको एजुकेशन देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है।
तो आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट द promote and educational and economic well-being of weaker section of society। तो weaker section of society किसको कह सकते हैं? जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, एंड इवन कौन है? वुमेन है मान लीजिए। तो उनको स्कॉलरशिप देना, फाइनेंशियल एड देना, जरूरत पड़ा तो उनके लिए सीट रिजर्व रखना। तो दिस इज बीइंग गिवन इन आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 47 टॉक्स अबाउट द रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल। इंडिया में क्या होता है कि न्यूट्रिशन लेवल इज वेरी पुअर। So most of the people are in India are malnourished, and most of the children are malnourished, and even the women are malnourished। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है उनको बैन करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मेडिकल पर्पज के लिए कोई अगर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस यूज कर रहा है, तो दैट इज वैलिड इन इंडिया। और सोशल जस्टिस होना चाहिए फॉर बेटर लाइफ फॉर एवरीवन। यानी कि अगर आप जब इंडिया में रहते हैं या जिंदगी जीते हैं, तो आपका जो भी आजू-बाजू का जो भी कंडीशन है, वर्क कंडीशन है, सोसाइटी कंडीशन है, दैट हैज़ टू बी वेरी फेयर टू यू। आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर, जैसे काउज एंड अदर लाइवस्टॉक। यानी कि जो भी मिल्क गिविंग जो एनिमल्स है, दैट हैज़ टू बी सेव्ड फ्रॉम द स्लॉटर। तो एग्जैक्टली ये क्या था 1947 में जब हम जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब हम क्या था? इंडिया वाज द एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री एंड एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी। तो उस टाइम पे क्या सोच रहे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क जो भी बनाने के लीडर थे, तो उनका सपना था कि आने वाले दिनों में इंडिया का कंडीशन वाज नॉट गुड इन फार्मिंग। तो इसलिए ये सोचा गया था कि इंडिया शुड strive hard to improve and modernize the agriculture and animal husbandry। आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके लिए क्या किया? 42nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1976 में हुआ था। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 49, द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट जो है, यानी कि मान लीजिए कोई जूने मान लो किले है, फोर्ट है, या कोई पैलेसेस है, या प्लेसेस है, तो उनको क्या करना चाहिए? जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू है या हिस्टोरिक अगर वैल्यू है, और जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, एंड व्हिच इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, तो वो सारे जगहों को या वो सारे प्लेसेस को या सारे जो चीज़ों को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट। तो तो जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट जो जुडिशरी है, जुडिशरी हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। क्योंकि क्या होगा? अगर जुडिशरी अगर सेपरेट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, देन ओनली जुडिशरी कैन गिव जस्टिस टू द कॉमन मैन। लेकिन अगर मान लीजिए जुडिशरी जो है वो अगर पॉलिटिकल लीडर के अंडर काम करने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? तो बिकॉज़ ऑफ दैट दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन नॉट गिव द बेटर जजमेंट। तो टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो एग्ज़ैक्टली क्या किया है, जो जुडिशरी है एंड पब्लिक सर्विस है, उनको अलग रखा गया है। तो यानी कि हम गवर्नमेंट को जाके जुडिशरी को जाके पूछ नहीं सकते कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 महीने से कुछ केस पेंडिंग है, तो आपने उसको जजमेंट क्यों नहीं दिया? अगर अगर आपने जजमेंट दिया है, तो जजमेंट हमें अच्छा नहीं लगा है, तो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द जुडिशरी। तो इसको हमने कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 50 में लिखा है, जहाँ हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कह सकते हैं। आर्टिकल 51 जो है, इट टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यानी कि इंडिया में जब भी कोई भी बंदा रह रहा है फ्री इंडिया में, तो ही शुड फील सेफ एंड सिक्योर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इंडिया इंडिया के जो भी पॉलिसी है, दैट शुड ऑनर द रिलेशन विद अदर नेशन एंड रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल लॉ। अगर हम इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? इंडिया का जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है कॉमन मैन का, तो दैट कैन इजीली बी प्रिजर्व। तो अगर हम यहाँ देखें, तो आर्टिकल हमने कुछ दिए हैं, उस डिस्क्रिप्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। अगर आर्टिकल 38 की बात करें, तो वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में अगर वो डिस्कस करता है, तो उसके लिए हमने स्कीम इंप्लीमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन कार्ड सिस्टम ऐसा भी कह सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 39, द राइट टू गेट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट लॉज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिनिमम वेजेस एक्ट, आजीविका, रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सारे स्कीम क्या है? गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। इफ यू टॉक अबाउट 39 ए, आर्टिकल 39 ए, तो इक्वल ये टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो उसके लिए हमने देखा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का इंप्लीमेंटेशन किया, जिसको हम नालसा ऐसे कहते हैं। फिर प्रो बोनो लीगल सर्विस स्कीम इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने। इवन न्याय मित्र स्कीम भी है, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए। तो जो भी बंदे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लीगल सर्विसेज, तो उनके लिए क्या है? तो ये सारी स्कीम क्या है? तो ये फ्री उनको लीगल एड देती है। अगर राइट टू वर्क 41 की बात करें, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अन्नपूर्णा स्कीम हमने इंप्लीमेंट किया है। जो एमजी नरेगा जो एक्ट है, जिसमें क्या होता है कि हमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन रूरल रीजन में।
पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इम्प्लीमेंट किया है 1995 टू प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिसेबिलिटीज एंड डिसेबल्ड पर्सन एंड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो हमने क्या देखा है कि बहुत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं या उनको ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इम्प्लीमेंट किया 2007 में। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 42, तो जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन के लिए हमने प्रधानमंत्री मातृत्व मातृत्व वंदना योजना इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में इंप्लीमेंट किया है। आर्टिकल 43 सिक्योर टू सिक्योर लिविंग वेज, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग 4 लेबर कोड इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे वेजेस कोड, सोशल एंड सिक्योरिटी कोड 2008। फॉर 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन एक्ट को इंप्लीमेंट किया है, अप्रेंटिसशिप एक्ट को इंप्लीमेंट किया 1961 में। इफ यू टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, तो हिंदू कोड बिल उसके लिए लाया गया 1956 में। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया 1956 में। इवन अभी फिलहाल तकरीबन बहुत सारी स्टेट है कि जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है। We talk about the article 45 which provides the early childhood care, तो इसमें गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। इवन 47 आर्टिकल के हम बात करते हैं जो विच टॉक्स अबाउट रेज न्यूट्रिशनल लेवल एट सोसाइटी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पोषण अभियान, मिड डे मील, वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीम इम्प्लीमेंट की है। आर्टिकल 48 which prohibit the slaughter of the cattle, तो उसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कामधेनु योजना एंड पशुधन संजीवनी, ऐसे अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। आर्टिकल 48 के लिए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनएम स्कीम, इवन सॉइल हेल्थ कार्ड scheme for the farmer they have started, kusum scheme they have started। आर्टिकल 48 के लिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इंप्लीमेंट किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इंप्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 49 के लिए टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966 में इंप्लीमेंट किया है एंड एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया है। If we talk about the article 50 which talks about separate judiciary from executive, तो अगर तो उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग एन अथॉरिटी टू रिव्यू whether whatever the amendment has been done is it as per the constitution or not। and for article 51 to promote international peace and security, तो इंडिया हैज टेकन अ स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इवन पंचशील डॉक्ट्रिन का हिस्सा है इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग ऑपरेशन जो है, तो उसमें भी बहुत जगह पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एंड इंडिया हैज टेकन ग्रेट एफर्ट टू हैव अ पीस इन अ वर्ल्ड।